आसपास के इलाके से कई तरह की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। सभी ने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफी सारी आवाजें विवान और आन्या के कानों तक पहुंच गईं। आसपास की फुसफुसाहट सुनकर विवान ने अपनी नाक छुई और मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आन्या, तुम तो इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो। मुझे लगता है कि बहुत से लोग मुझे गहरी ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे हैं। हंसते हंसते यह सुनकर आन्या ने अपना मुंह ढेंक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने खुद पहल करते हुए विवान की बांह पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, जान, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मेरी वजह से आप अच्छे दिख रहे हैं? बहुत। विवान एक पल के लिए रुका, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। जैसे ही दोनों होटल में प्रवेश करने वाले थे, तभी एक काली मर्सिडीज होटल के सामने आकर रुक गई। कार के दोनों दरवाजे खुले और फॉर्मल कपड़ों में सुरेश और शानदार ड्रेस पहने उनकी बेटी अन्विता कार से बाहर निकले। कार से उतरते ही अन्विता ने तुरंत आन्या को देखा, जो भीड़ से अलग खड़ी थी, और विवान को भी देखा, जिसका हाथ आन्या के हाथ में था। विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सौम्य और मनमोहक दोनों थी। एक तरफ खड़ी आन्या बीच बीच में विवान को देखने के लिए अपना सिर घुमाती थी, और हर बार जब वह विवान को देखती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती थीं। हालांकि वे जन्मदिन की पार्टी में सिर्फ मेहमान थे, लेकिन वे मुख्य पात्रों की तरह ही आकर्षक थे और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। आन्या के खुश चेहरे को देखकर अन्विता को बेहद दुख हुआ और उसका दिल टूट गया। असल में मुझे विवान के बगल में उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आन्या को ही क्यों चुना गया? तीव्र जलन से प्रेरित होकर अन्विता ने जल्दी से उसका पीछा किया। विवान, उसने पीछे से विवान की ओर चिल्लाया। हालांकि आसपास के शोर के कारण विवान ने शायद सुना नहीं। वह आन्या के साथ होटल की लॉबी में चला गया। फिर भी हार न मानते हुए अन्विता ने तेजी से उसका पीछा किया। उसी पल दरवाजे पर पहरा दे रहे होटल के एक कर्मचारी ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। जो मैडम, कृपया मुझे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। कर्मचारी एक युवती थी जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। उसने फिटिंग वाली लाल ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान थी। अन्विता थोड़ी परेशान थी। उसने भौहें चढ़ाकर अधीरता से पूछा, हम दोनों को जयंत जी की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था। वे दोनों तो सीधे अंदर चले गए, तो मुझे अपना कार्ड क्यों दिखाना पड़ रहा है? कर्मचारी मुस्कुराते हुए बोली, मैडम, वो समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड की सुश्री आन्या थीं। छोटे साहब ने कहा था कि वो सीधे अंदर आ सकती हैं। मेरी कमजोर नजर के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आप कौन हैं? क्षमा कीजिए, यह हमारा इनविटेशन है। इसी समय सुरेश भी वहां आया। अपनी जेब से दावत का इनविटेशन कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। कर्मचारी ने कार्ड लिया, उस पर एक नजर डाली, विनम्रता से मुस्कुराई, उसे वापस कर दिया और समझाया, सर, ऐसा लगता है कि आपके कार्ड में केवल आपको अकेले अंदर जाने की अनुमति दी गई है क्या? यह कैसे मुमकिन है? यह सुनकर सुरेश चौंक गया। अन्विता भी पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। जयंत जी ने बहुत से मेहमानों को बुलाया था, इसलिए उन्होंने कार्ड भेजते समय 3 कैटेगरी तय की थीं। कर्मचारी ने धैर्यपूर्वक समझाया, काले और सुनहरे रंग के पैटर्न वाले कार्ड से 3 लोग अंदर जा सकते हैं। सफेद और सुनहरे रंग के पैटर्न वाले कार्ड से एक वीआईपी मेहमान आ सकता है। लेकिन आपका कार्ड सामान्य पैटर्न वाला है, जिससे केवल वही व्यक्ति अंदर जा सकता है जिसका नाम इस पर है। कर्मचारी की बात सुनने के बाद सुरेश और उनकी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी समय होटल में जाने वाले कई वीआईपी लोगों की नज़र पिता और बेटी पर पड़ी। उन्होंने उनकी ओर कई ताने भरी निगाहें भी डाली, मानो वे उन पर हंस रहे हों। लोगों की अजीब निगाहों को बर्दाश्त न कर पाने के कारण सुरेश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कार्ड अपनी बेटी अन्विता को सौंप दिया। तो फिर अन्वी, तुम अंदर जाओ, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा, अन्विता एक पल के लिए हिचकिचाई। इस पार्टी में आए सभी मेहमानों में से वह केवल विवान और आन्या को जानती थी। अगर वह अकेली जाती तो शायद उसे बात करने के लिए कोई भी न मिलता। डरो मत, मैं तुम्हारे अंकल चौबे को मैसेज भेज दूंगा। वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वहां होंगे, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश ने हाथ बढ़ाकर अन्विता के कंधे पर थपथपाते हुए उसे हिम्मत दी और कहा, यह पार्टी नए रिश्ते बनाने का एक शानदार मौका है। अपनी पूरी कोशिश करना, पापा को तुम्हारी बातचीत करने की कला पर पूरा भरोसा है। जी, ठीक है। अन्विता ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और भारी मन से सिर हिलाया। कर्मचारी को कार्ड देने के बाद वह होटल की लॉबी में चली गई। वह विवान को ढूंढना चाहती थी,
लेकिन देरी की वजह से विवान और आन्या आंखों से ओझल हो चुके थे। होटल के गेट पर सुरेश वहीं खड़ा रहा और अन्विता को तब तक देखता रहा जब तक वह दिखना बंद नहीं हो गई। फिर वह अपनी कार की ओर मुड़ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी सुनीता को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही उसकी पत्नी सुनीता, जिसका चेहरा लाल हो रहा था और सांसें फूल रही थीं, बोली, सुरेश, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज रात शहर के सबसे रईस आदमी जयंत की बर्थडे पार्टी में जाओगे? फिर तुम्हें मुझे वीडियो कॉल करने का समय कैसे मिल गया? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? और तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? सुरेश ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मन ही मन सवाल किया। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। क्या? मैंने अभी-अभी अपनी जॉगिंग पूरी की है और होटल वापस जा रही हूं। सुनीता की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। यह सुनकर सुरेश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस एक कड़वी मुस्कान के साथ अभी-अभी हुई घटना के बारे में बताया। तुम इतने उम्रदराज हो गए हो, फिर भी इतने लापरवाह हो। आगे से तुम्हें चीजों के बारे में पहले से पता कर लेना चाहिए, ताकि तुम अन्वी को अपने साथ शर्मिंदा न करो। पहले तो तुम इन सब चीजों को संभालती थीं। तुम्हारे न होने से मैं इन सब बातों का ध्यान कैसे रख सकता हूं? वैसे, क्या तुम सचमुच वापस आने की नहीं सोच रही? सुरेश, क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था कि हम पूरे देश की यात्रा करेंगे? हम अभी-अभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप मेरे साथ नहीं आ सकते, तो क्या मुझे अकेले आगे नहीं जाने देंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। लगभग 10 मिनट की वीडियो कॉल के बाद सुनीता ने यह कहते हुए फोन काट दिया कि उसे नहाने जाना है। इसी बीच गोवा के एक बीच रिसॉर्ट होटल में, जो यहां से बहुत दूर था। जैसे ही सुनीता ने वीडियो कॉल काटा, कमर पर तौलिया लपेटे हुए एक हट्टे-कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी बाथरूम से बाहर निकले। भोज कक्ष होटल की 2वीं मंजिल पर स्थित है। इस विशाल बैंक्वेट हॉल में चारों तरफ फर्श से छत तक फैली मोटी खिड़कियां हैं, जहां से इंदौर के शानदार रात के नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है। तब तक हॉल में काफी मेहमान पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। जयवर्धन ग्रुप के बड़े बेटे जयवर्धन मेहमानों से उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे। हालांकि जब वे बात कर रहे थे, तब वह बार-बार अपनी आंखों के कोने से लिफ्ट की दिशा में देख रहा था। आन्या और विवान के लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद ही जयवर्धन ने मेहमानों से अपनी बातचीत खत्म की। वह अपने चेहरे पर एक जेंटलमैन जैसी मुस्कान लिए आन्या की ओर बढ़ा और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आन्या, मुझे बहुत खेद है, मैं वास्तव में तुम्हें रिसीव करने के लिए नीचे आना चाहता था, लेकिन आज बहुत सारे मेहमान हैं और मैं समय नहीं निकाल सका। कोई बात नहीं। आन्या ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए जयवर्धन को हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। जयवर्धन की निगाहें पूरे समय आन्या पर टिकी रहीं, जबकि विवान को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आन्या, मुझे पता है कि तुम्हें भीड़-भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं है। उधर एक वीआईपी लाउंज है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, तुम आराम से बैठ जाओ। बोलते हुए उसने आन्या को आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद रास्ता दिखाने की पेशकश की। आन्या हिली नहीं, बल्कि विवान की ओर देखने लगी, मानो उसके फैसले का इंतजार कर रही हो। विवान को सिर हिलाते देख उसने उसका हाथ पकड़ा और जयवर्धन के साथ बैंक्वेट हॉल के लाउंज एरिया की ओर चल दी। बैंक्वेट हॉल के एक कोने में लाउंज एरिया है, जिसमें असली लेदर के सोफे की कई कतारें हैं और उनके बगल में कई गमले रखे हुए हैं। हरे पौधों की कतार बैंक्वेट हॉल को लाउंज एरिया से अलग करती है, जिससे वहां थोड़ी प्राइवेसी बनी रहती है। विवान और आन्या के बैठने के बाद जयवर्धन ने उत्सुकता से पूछा, आन्या, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? आन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि विवान की ओर मुड़कर पूछा, जान, आप क्या पीना चाहेंगे? विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अभी बाद में गाड़ी चलानी है, इसलिए मैं थोड़ा जूस पी लूंगा। यह सुनकर आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और जयवर्धन से बोली, तो चलो 2 गिलास जूस मंगवाते हैं। अच्छा। जयवर्धन के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन शराफत का दिखावा करते हुए उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक वेटर ट्रे लेकर पास से गुजर रहा था। उसने वेटर से 2 गिलास जूस लाने को कहा और फिर बाकी मेहमानों को अटेंड करने चला गया। अगर वह जल्द ही वहां से नहीं निकलता, तो उसे वास्तव में डर था कि वह अपनी भावनाओं पर काबू खो देगा और सबके सामने भड़क उठेगा। जयवर्धन के जाने के बाद विवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? जानबूझकर क्या? आन्या ने पलकें झपकाई, मानो उसे कुछ समझ नहीं आया हो।
विवान ने अपनी उंगली से आन्या की नाक को हल्के से छूते हुए कहा, दिखावा मत करो, तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। वो मुझ पर बहुत ध्यान दे रहा है। साफ है कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है, लेकिन मेरे दिल और आंखों में सिर्फ मेरा विवान है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूं ताकि तुम्हें जलन न हो, है ना? आन्या ने मासूम बनने का नाटक छोड़ दिया। उसने शरारती अंदाज में जीभ बाहर निकाली और पूछा, जान, क्या तुम्हें खुशी है कि मैंने ऐसा किया? हम। विवान ने हल्का सा गला साफ किया और थोड़ा सिर हिलाया। बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले ज्यादातर मेहमान इस मौके का फायदा उन सीईओ के साथ नेटवर्किंग के लिए उठाते हैं जिनके साथ भविष्य में उनके बिजनेस रिलेशन हो सकते हैं, ताकि वे अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ा सकें। आन्या पूरे समय विवान के साथ ही चिपकी रही, मानो उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब न हो। विवान ने इस बारे में सवाल उठाए, लेकिन आन्या के जवाब ने उसका दिल खुश कर दिया। जान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे हमेशा एक लवर के रूप में तुम्हारी फीलिंग्स को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे कोई भी मौका हो। आन्या का लहजा सच्चा था, यह उसके दिल की बात थी। विवान निश्चित रूप से भावुक हो गया था, लेकिन वह यह भी समझता था कि पार्टी में शामिल होना बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। समुद्रिका ग्रुप को इस तरह के मौके की सख्त जरूरत है। इसलिए विवान ने समझदारी दिखाते हुए कहा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, आज की पार्टी में फार्मा इंडस्ट्री के कई सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। हमें अपनी नई दवा के विदेशी बाजार की चिंता नहीं है, लेकिन हम घरेलू और लोकल मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अपना काम करते रहिए, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं जाकर उन आदमियों के साथ फ्लर्ट करूं? आन्या ने मुंह फुला लिया। वह नाखुश दिख रही थी। विवान हंसते हुए बोला, यह किसने कहा? मैंने लिस्ट चेक की है। फार्मा सेक्टर में सभी सीईओ महिलाएं हैं। अगर वे पुरुष होते तो मैं खुद उनसे डील करता। हम अब ठीक लग रहा है। यह सुनकर आन्या फिर मुस्कुरा उठी। दरअसल यहां आने से पहले उसने काफी रिसर्च कर ली थी और उसे पता था कि फार्मा इंडस्ट्री के सभी बड़े नाम महिलाएं ही हैं। उसने ऐसा सिर्फ विवान के सामने जानबूझकर प्यारा दिखने के लिए कहा था। आन्या उठी और उस तरफ चल पड़ी जहां हॉल में भीड़ जमा हो रही थी। उसके जाते ही उसी तरह की लाल रंग की इवनिंग गाउन पहने एक महिला तेजी से विवान की ओर बढ़ी। विवान ने ध्यान नहीं दिया कि आन्या के जाने के बाद कोई आ रहा है। उसने लॉजिस्टिक्स की जानकारी देखने के लिए अपना फोन निकाला। विवान। जैसे ही उसने अपना फोन चालू किया, अचानक सामने से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर विवान ने भौहें चढ़ा ली। अपने सामने खड़ी अन्विता की ओर देखा और बेहद रूखे स्वर में कहा, मिस वर्मा, कृपया अपनी जुबान पर लगाम रखें। हम अब पति पत्नी नहीं हैं। यह सुनकर अन्विता की आंखों में थोड़ी सी पीड़ा झलक उठी। उसने एक कड़वी मुस्कान दी और बेहद विनम्र स्वर में पूछा, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। विवान का रवैया पूरे समय ठंडा ही रहा। आम तौर पर अन्विता के स्वभाव को देखते हुए वह उसकी बेरुखी देखकर गुस्से में वहां से चली जाती। हालांकि अन्विता वहां से नहीं गई, बल्कि वह विवान के ठीक सामने बैठ गई। उसने विवान को प्यार भरी निगाहों से देखा। मेरे जन्मदिन की रात से लेकर अब तक मैं सिर्फ 6 घंटे सोई हूं। इस दौरान मैंने बहुत सी बातों के बारे में सोचा और हमारे बीते पलों को याद किया। मैं मानती हूं कि मैंने पहले अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने एक पत्नी के रूप में अपने फर्ज को पूरा नहीं किया, और यहां तक कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक करती थी। मैंने तुम्हें इग्नोर किया और तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। मैंने तुम्हें अनदेखा किया है। मैंने दूसरे मर्दों से दूरी नहीं रखी। मुझे सीमाओं का कोई ज्ञान नहीं था और मैंने तुम्हें निराश किया है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि मैं गलत थी। अन्विता की देर से दी गई माफी सुनकर विवान को कोई भावना महसूस नहीं हुई। अगर अन्विता ने उनके बीच पूरी तरह से दरार पड़ने की सुबह ही माफी मांगने और अपनी गलती मानने की पहल की होती, तो शायद विवान अपना मन बदल सकता था, लेकिन यह केवल एक संभावना है। लेकिन वह अब इसे पूरी तरह से छोड़ चुका है। उसने अतीत को भुला दिया, अपनी दीवानगी को त्याग दिया और अन्विता के लिए उसके दिल में कभी रहे उस बेपनाह प्यार को भी खत्म कर दिया। अन्विता की स्नेह भरी आंखों में देखते हुए विवान समझ गया कि वह क्या कहने वाली है। इसलिए उसने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, अन्विता,
क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है, देर से मिलने वाला प्यार बासी खाने से भी बेकार होता है। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इस जन्म में तो यह नामुमकिन है। विवान के यह नामुमकिन है कहने के साथ ही अन्विता की आंखों में बसा गहरा प्यार शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और आंसू बिना रुके उसके गालों पर बहने लगे। पहले विवान को अन्विता को रोते हुए देखकर शायद दुख होता था, लेकिन इस समय उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने गहरी सांस ली, मानो किसी के बारे में सोच रहा हो, और उसकी आवाज अचानक नरम पड़ गई। इस समय मेरा दिल और मेरी आत्मा केवल एक ही औरत पर केंद्रित है, और वह है आन्या। हर हाल में वह हमेशा मेरी फीलिंग्स को सबसे ऊपर रखती है, मेरे जज्बातों का ख्याल रखती है और मुझे ही अपनी दुनिया मानती है। वही वह औरत है जिससे मुझे प्यार करना चाहिए और जिसकी इज्जत करनी चाहिए। तो अन्विता, अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास है, तो तुम्हें यह सब भूलकर मुझे अपनी खुशी के लिए जीने देना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं अपने एक्स के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अतीत को पूरी तरह से भुला दूंगा, क्योंकि जिस पल मैंने अपना आपा पूरी तरह खो दिया, उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये चीजें असल में कभी मेरी थीं ही नहीं। अगर वे सचमुच मेरी होती, तो मैं उन्हें हासिल करने में कैसे नाकाम रहता। मैं उन्हें कैसे खो सकता था। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। खुद को सताने या थकाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार जिंदगी लंबी है और हम सभी को दर्दनाक अतीत में जीने के बजाय आगे की ओर देखना सीखना चाहिए। विवान ने शांति से बात की, लेकिन उसका कहा हर शब्द एक अदृश्य तलवार की तरह था, जो अन्विता के पहले से ही घायल दिल को चीर रहा था। अन्विता ने अपना सिर पागलों की तरह हिलाया। उसकी आवाज धीमी और रूंधी हुई थी, मानो वो अपनी आखिरी ताकत से चीख रही हो। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। मैं अपने प्यार को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। मैं यह नहीं कर सकती। विवान, प्लीज प्लीज, मेरे साथ इतना क्रूर व्यवहार मत करो, ठीक है? लगभग टूट चुकी अन्विता को देखकर विवान ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन अन्विता, क्या तुम मेरे साथ पहले ऐसा ही व्यवहार नहीं करती थीं? लेकिन अन्विता, तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती आई हो। बूम! विवान के शब्द अन्विता के दिमाग में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठे। अतीत के दृश्य एक बार फिर उसके मन में उमड़ आए। समर के भारत लौटने के बाद के महीने में उसने विवान को 4 बार धोखा दिया। पहली बार ऐसा तब हुआ जब समर के बिजनेस में कोई समस्या आई और वह समर के साथ क्लाइंट को समझाने गई। उस दिन विवान ने घर पर तरह तरह के पकवानों से भरी मेज सजाई और यहां तक कि पेट को आराम देने वाला एक खास सूप भी बनाया, ताकि उसके लौटने का इंतजार किया जा सके। हालांकि यह जानते हुए भी कि विवान घर पर उसका इंतजार कर रहा है, उसने सब कुछ सुलझ जाने के बाद समर के साथ डिनर करने का न्योता मान लिया और उन्होंने एक साथ कैंडल लाइट डिनर किया। दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब ब्रेकअप के बाद समर का दिल टूट गया था। वह एक बार में शराब पी रहा था, झगड़े में पड़ गया और आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच गया। बाद में उसे पता चला कि समर ने उससे झूठ बोला था। उसका दिल टूटना सिर्फ एक बहाना था और वह बस चाहता था कि वह उसका साथ दे, क्योंकि उसका मूड खराब था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई, बल्कि समर के साथ जाने के लिए राजी हो गई। उस दिन विवान क्या कर रहा था? उसने अपनी मां की देखभाल की, जिन्हें किडनी स्टोन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और वह पूरी रात उनके साथ रहा। तीसरी बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समर्थ और डेयर का गेम हार गया था, इसलिए उसने उससे सिचुएशन संभालने के लिए कहा और दोनों ने एक साथ ड्रिंक भी पी। उस समय वह क्या सोच रही थी? ये तो बस दोस्तों के बीच शेयर की जाने वाली एक ड्रिंक है, इसमें बड़ी बात क्या है? उसने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि विवान को बुरा लगेगा या नहीं, या उसके मन में क्या फीलिंग्स होंगी। अपने दोस्तों की हुटिंग के बीच उसने और समर ने एक साथ ड्रिंक की। क्या उसे वाकई उस ड्रिंक का मतलब नहीं पता था? लेकिन फिर भी उसने उसे पी लिया। पिछली बार और वह समय जब उसका और विवान का पूरी तरह से झगड़ा हुआ था, तब समर बीमार था और उसे बुखार था। बुखार होने के बावजूद वह उसके साथ डील पर चर्चा करने के लिए रुका रहा। आखिरकार और ज्यादा सहन न कर पाने पर उसने सुझाव दिया कि हम आराम करने के लिए एक होटल का कमरा ले लें। समर की देखभाल करने के लिए वह राजी हो गई और यहां तक कि एक रात होटल में भी रुकी। उसने विवान को ऐसे मैसेज भी भेजे जिन्हें समझना आसान नहीं था। लेकिन उस दिन विवान के साथ उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। उसने ही विवान से रिश्तेदारों और दोस्तों को सेलिब्रेशन के लिए बुलाने को कहा था, लेकिन आखिर में मेन पर्सन होने के बावजूद वह खुद पार्टी में नहीं आई। उसने विवान समेत सभी को धोखा दिया,
सिर्फ इसलिए कि वह होटल के कमरे में रहकर समर की देखभाल कर सके। क्या वह समर की देखभाल सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वह कंपनी का कर्मचारी था? लेकिन अगर कोई और कलीग होता तो क्या वह ऐसा ही करती? वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं करती। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि समर उसका पहला प्यार था, वह अधूरा सपना जिसे उसने चाहा था लेकिन पा नहीं सकी। वह अतीत की गलतियों को धीरे-धीरे सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इस सच को भूल गई थी कि अब वह अकेली नहीं थी। उसका एक पति और अपना परिवार था। इसीलिए विवान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। मजाक। यह मजाक है कि उस समय उसे इतना घमंड था। यह सोचकर कि विवान बस एक पल के लिए गुस्सा हुआ था और उसे बाद में पक्का इसका पछतावा होगा। विडंबना यह है कि उस समय उसे हालात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उसने हर तरह से समर का पक्ष लिया, हर तरह से उसे सपोर्ट किया और धीरे-धीरे उसे खुद से दूर कर दिया। मैंने अतीत में असल में क्या किया था? उसे यह एहसास हुआ कि उसने खुद एक समय विवान को इतना दुख, उदासी और पीड़ा पहुंचाई थी। अन्विता ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। उसे इसका पछतावा था, उसे सचमुच बहुत पछतावा था, लेकिन विवान फिर कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा, एक बार भी नहीं। उसने सचमुच सब कुछ छोड़ दिया है, अतीत को छोड़ दिया है, अपने 5 साल के रिश्ते को छोड़ दिया है और उसे भी छोड़ दिया है। विवान ने उसे दिलासा नहीं दिया, बल्कि बस अन्विता को बेकाबू होकर रोते हुए देखता रहा। काफी देर बाद अन्विता ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने पूछा, विवान, क्या सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है? नहीं, विवान मुस्कुराया। उसके जवाब ने अन्विता को उम्मीद की एक किरण दिखाई। हालांकि विवान के अगले शब्द अन्विता पर बिजली की तरह गिरे, जिससे वह पूरी तरह से टूट गई। अन्विता, क्या तुम्हें लगता है कि वर्मा परिवार आज जिस मुकाम पर है, उसकी वजह क्या है? तुम या तुम्हारे दूरदर्शी पिता? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी माँ पर्दे के पीछे से गुपचुप तरीके से वर्मा परिवार का सपोर्ट करती रही हैं। विवान के चेहरे से मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई और उसकी जगह बेरुखी और अजनबीपन ने ले ली। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने वर्मा ग्रुप को जो भी रिसोर्सेस और नुकसान दिए हैं, मैं उन सभी की भरपाई करूंगा। वर्मा ग्रुप में चीफ आर&डी इंजीनियर के रूप में जूही मैम की ज्वाइनिंग तो बस पहला कदम है, दूसरा और तीसरा कदम भी उठाया जाएगा। अन्विता, पति पत्नी के रूप में हमारे बीते समय को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, आने वाले बिजनेस कंपटीशन के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो, वरना तुम सब कुछ खो दोगी। बस इतना ही कहना था, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विवान उठा और बैंक्वेट हॉल के बीच की ओर चल पड़ा। अभी अभी उसकी नजर अनजाने में ही 2 गुस्से वाली आंखों पर पड़ी। वे आंखें आन्या की थीं। आन्या ने अन्विता को देखा, लेकिन उसे परेशान करने के लिए उसके पास नहीं आई। वह जानता था कि आन्या को जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बहुत समझदार थी और विवान की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए उसने उनकी बातचीत में दखल नहीं दिया। वह दूर से चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। जैसे ही विवान पास आया, आन्या ने गुस्से से पूछा, क्या तुमने अपनी एक्स वाइफ से बात कर ली? हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। फिर आन्या ने पूछा, क्या वह तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है? विवान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया। आन्या ने घबराते हुए पूछा, तो आपने मान लिया? विवान ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मुझे पहले से ही कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिससे मैं प्यार करता हूं और मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। आन्या की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने समझदारी से पूछा, यह कौन है? विवान हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे पता था, भले ही तुमने न कहा हो, ये सान्या है ना? वो इतनी जिंदादिल और खुले दिल की है। और वो तो अपनी गलती का एहसास होने पर आन्या ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, बल्कि नखरे दिखाते हुए नाक सिकोड़ी। विवान ने तुरंत समझाया, बकवास मत करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। सच में? आन्या मुस्कुराई। विवान ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूरी ईमानदारी से कहा, आन्या, तुम मेरी अब तक की सबसे प्यारी लड़की हो। मानो या न मानो, मैं सचमुच अब सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूं। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। आन्या को अपने दिल में एक मीठी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने घमंडी होने का नाटक किया और कहा, जब तक आप पार्टी के बाद होने वाली चैरिटी नीलामी में हार्ट ऑफ द ओशन नाम के नीलम पेंडेंट के लिए बोली लगाने में मेरी मदद नहीं करते। इंदौर के सबसे रईस आदमी होने के नाते
जयंत ने अपनी बर्थडे पार्टी में तोहफे स्वीकार नहीं किए, बल्कि पार्टी के बाद एक चैरिटी नीलामी का आयोजन किया। वह अपनी बर्थडे पार्टी का फायदा उठाकर गरीब पहाड़ी इलाकों में दान करना चाहते हैं। आज रात की नीलामी से मिलने वाला सारा पैसा समाज सेवा में पहाड़ी इलाकों और जरूरतमंदों को दान किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। विवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। यह सुनकर आन्या मुस्कुरा उठी। उसने हाथ बढ़ाकर विवान की ऊंची नाक को चुटकी से दबाया और कहा, बेवकूफ लड़के, वह पेंडेंट बहुत महंगा है। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था और तुमने उसे गंभीरता से ले लिया। विवान ने जवाब दिया, मैं आपकी हर बात को दिल से मानूंगा। उफ, इस तरह बात मत करो, इससे मुझे शर्म आती है। आन्या का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह सचमुच शर्मा रही थी। आन्या के मनमोहक रूप को देखकर विवान एक बार फिर भावुक हो गया। उसका मानना था कि महिलाएं शर्माते वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। अगर यह खास मौका न होता तो वह सचमुच आन्या को अपनी बाहों में भरकर उसे एक जोरदार किस करना चाहता था। कपल की इन नज़दीकियों को जयवर्धन ने देखा, जो दूर से आन्या पर नजर रख रहा था। उस समय उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। क्रिस्टल का गिलास पकड़े हुए उसका हाथ अचानक मुट्ठी बन गया। उसकी आवाज जिद्दी और गुस्से से भरी थी। विवान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आन्या का दिल जीत सकते हो? तुम तो बस दिखने में अच्छे हो और हैंडसम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आन्या का दिल जीत सकते हो? पार्टी के बाद होने वाली नीलामी के बारे में सोचते हुए जयवर्धन ने खुद को शांत करने की कोशिश शुरू कर दी। आन्या का दिल जीतने के लिए उसने कुछ दिन पहले अपने दोस्त को बड़ी मुश्किल से अपना कीमती नीलम का पेंडेंट, जिसे उसने कई सालों से संभाल कर रखा था, बेचने और नीलामी के लिए रखने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। उसकी योजना नीलामी में खास अहमियत रखने वाले उस नीलम के पेंडेंट पर बोली लगाने और फिर सबके सामने उसे आन्या को देने की थी। इस पेंडेंट को हार्ट ऑफ ओशन कहा जाता है और इसका एक खास महत्व है। यह हमेशा रहने वाले और कभी न बदलने वाले सच्चे प्यार की निशानी है, जो जीने मरने से भी परे है। वह आन्या को यह साबित करना चाहता था कि उसके लिए उसका प्यार अमर है। उसका मानना था कि कोई भी महिला उस पेंडेंट को देखकर पिघले बिना नहीं रह सकती, जिसका इतना खास मतलब था। जब तक आन्या का दिल बदला जा सकता है, तब तक उसके पास अभी भी मौका है। विवान के लिए वह तो बस एक परजीवी है जो आन्या की कंपनी का खून चूसता है। उसे मुझसे मुकाबला करने का क्या हक है? इस बात को ध्यान में रखते हुए जयवर्धन की भावनाएं पूरी तरह से स्थिर हो गईं। उसने विवान की ओर देखा, जो अभी भी आन्या के साथ चिपका हुआ था। उसकी आंखों में नफरत की झलक थी। बस इंतजार करो विवान, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा फर्क है। जैसे जैसे मेहमान एक के बाद एक आते गए, बर्थडे पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार हुआ। होस्ट ने स्वागत भाषण देने के लिए स्टेज पर कदम रखा, जिसके बाद इंदौर के सबसे अमीर आदमी और बर्थडे बॉय जयंत ने भाषण दिया और मेहमानों को धन्यवाद के कुछ विनम्र शब्द कहे। समारोह खत्म होने के बाद मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। रईस लोगों और बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने एक दूसरे को चीयर्स किया, जिससे एक खुशनुमा माहौल बन गया। यह बात गौर करने लायक है कि जयवर्धन के इंतजाम के तहत आन्या और विवान को देश के सबसे रईस आदमी जयंत के साथ एक ही मेज पर बैठाया गया था। जो लोग सबसे अमीर आदमी के साथ एक ही मेज पर बैठने के लायक होते हैं, उनका सोशल स्टेटस बहुत ऊंचा होना चाहिए। वहां मौजूद सभी रईस लोग समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड की खूबसूरत प्रेसिडेंट आन्या को जानते थे, लेकिन विवान नाम के एक नए चेहरे के दिखने से उनकी जिज्ञासा जाग गई। एक रियल एस्टेट टाइकून पूछे बिना नहीं रह सका, मिस आन्या, आपके बगल में बैठे ये सज्जन कौन है? इससे पहले कि आन्या विवान का परिचय सभी से करा पाती, जयवर्धन ने पहले ही बोल दिया, ये विवान है, समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर या डिप्टी मैनेजर, यह सुनकर वहां मौजूद सभी उद्योगपतियों के चेहरे बदल गए। अपनी मौजूदा ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उन्हें चेहरे पहचानने में माहिर होना चाहिए। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी की निगाहें विवान की ओर हिकारत और नफरत से भरी हुई थीं। माहौल में आए हल्के बदलाव को भांपते हुए जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि प्रेसिडेंट आन्या उन्हें मेरी बर्थडे पार्टी में लाई थीं, इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट आन्या उन्हें कितना महत्व देती हैं। यह मिस्टर विवान निश्चित रूप से बहुत टैलेंटेड होंगे। वह साफ तौर पर विवान को एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। विवान को इस बात पर कुछ हैरानी हुई। आखिरकार जयंत जयवर्धन के पिता हैं,
लेकिन ऐसा लगता है कि जयंत अपने बेटे से कुछ अलग हैं। उसने जयंत को आभार भरी नजर से देखा, फिर खड़े होकर जूस का गिलास उठाया और कहा, मिस्टर जयंत, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरी क्षमताएं तो बस औसत दर्जे की हैं। मैं पहले समुद्रिका में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर था, लेकिन अब मैं समुद्रिका का प्रमुख हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर जयंत, आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिए। इतना कहने के बाद विवान ने अपने गिलास का एक तिहाई जूस पी लिया और फिर बैठ गया। उसके शब्दों से वहां मौजूद बड़े अधिकारी चौंक गए। जयंत भी हैरान दिख रहे थे। सभी की निगाहें आन्या पर टिक गईं। आखिरकार आन्या समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड की प्रेसिडेंट थीं। जयवर्धन ने सबसे पहले अपना आपा खोया और ठंडे लहजे में मजाक उड़ाते हुए कहा, विवान, जो तुम नहीं हो वैसा होने का दिखावा करने का भी एक समय और स्थान होता है। तुम समुद्रिका के प्रमुख हो, लेकिन आन्या का क्या? क्या वह तुम्हारे लिए काम करती है? मुझे खेद है, मैं अभी इसे सबके सामने पेश करने ही वाला था, लेकिन प्रेसिडेंट जयवर्धन बहुत जल्दी में थे, इसलिए मुझसे गलती हो गई। आन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, ये मिस्टर विवान हमारी कंपनी के विदेशी हेडक्वार्टर के प्रमुख हैं और साथ ही समुद्रिका के आने वाले लीडर भी हैं। समुद्रिका में मेरा मौजूदा पद वाइस प्रेसिडेंट का है। अब से समुद्रिका के सभी बड़े फैसले और प्रोजेक्ट्स प्रेसिडेंट विवान की पूरी जिम्मेदारी के तहत होंगे। इस बात पर आन्या रुकी और सभी बड़े अधिकारियों के सामने उसने विवान का हाथ पकड़ा और खुशी भरे भाव से कहा, इसके अलावा मिस्टर विवान मेरे बॉयफ्रेंड भी हैं। इस खबर से वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। जयंत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने बेटे जयवर्धन की ओर मतलब भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। नामुमकिन। क्या वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर नहीं था? वह अचानक समुद्रिका का प्रमुख कैसे बन गया? जयवर्धन विवान की स्थिति में आए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने सबसे पहले सवाल उठाया, आन्या, मुझे पता है कि तुम उसका साथ देना चाहती हो, लेकिन तुम हम सभी से झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकती है ना? आन्या ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए अपने लहजे में थोड़ी सख्ती का भाव लिए कहा, प्रेसिडेंट जयवर्धन, मैंने जो कहा वह सच है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और मुझे आपको इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते समुद्रिका के मैनेजमेंट में हुए बदलावों की जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। यहां सवाल उठाने के बजाय आपको अपना फोन निकालकर ऑनलाइन चेक करना चाहिए। यह सच है कि जब किसी बड़ी कंपनी में लीडरशिप बदलती है तो इसकी खबर ऑनलाइन मिल जाती है। यहाँ के सभी बड़े अधिकारी इस बात से वाकिफ हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने आन्या के इस दावे पर विश्वास नहीं किया कि विवान को कंपनी का प्रमुख बनाकर उसने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। जयवर्धन ने अपना सिर हिलाया और जिद्दी होकर इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अरे हाँ, मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि समुद्रिका में एक नए प्रमुख की नियुक्ति हुई है। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। मुझे लगता है कि मुझे भी वह मैसेज मिला था, लेकिन मैंने उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि मैंने भी इसके बारे में सुना है। प्रेसिडेंट जयवर्धन हाल ही में बिजनेस ट्रिप पर विदेश गए थे, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें इस खबर की जानकारी नहीं थी। बाकी अधिकारियों की बातों ने इनडायरेक्टली आन्या की बात को सच साबित कर दिया। तभी जयवर्धन को यह स्वीकार करना पड़ा कि विवान अब समुद्रिका का प्रमुख है। मगर इससे क्या? समुद्रिका की देखरेख करने वाला इंसान समुद्रिका का असली बॉस नहीं है। आखिरकार विवान तो बस एक हाई लेवल एम्प्लॉय है। फिर किस बात से उसकी तुलना जयवर्धन ग्रुप के होने वाले वारिस से की जा सकती है? यह महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी अपना आपा खो दिया है, जयवर्धन तब ज्यादातर चुप रहा। बर्थडे पार्टी जल्दी ही चैरिटी नीलामी की ओर बढ़ गई। होटल के कर्मचारियों ने सभी मेहमानों को बोली लगाने के लिए पैडल दे दिए। जैसे ही एंकर स्टेज पर आया, बैंक्वेट हॉल की बत्तियां बुझ गईं और कई स्पॉटलाइट स्टेज पर चमकने लगीं। हाथ में माइक्रोफोन लिए एंकर ने सबसे पहले जयंत को बधाई दी और फिर नीलामी शुरू की। जैसे ही नीलामी के लिए हर चीज को स्टेज पर लाया गया, ऑडियंस में मौजूद कई रईस लोगों और बिजनेसमैन ने अपने पैडल उठाए। नीलामी में शामिल कई चीजों में पुरानी कलाकृतियां, अलग अलग जगहों पर स्थित आलीशान घर और यहां तक कि लिमिटेड एडिशन की लग्जरी कारें भी शामिल थी। विकल्पों की एक शानदार रेंज।
विवान के साथ एक ही मेज पर बैठे सभी उद्योगपतियों ने ढेर सारी चीजें खरीदी और यहां तक कि अपना जन्मदिन मना रहे जयंत ने भी करोड़ों रुपए की एक पुरानी मूर्ति खरीदी। विवान को अपना पैडल उठाते हुए न देखकर जयवर्धन ने जानबूझकर जोर से पूछा, मिस्टर विवान, मेरे पिता द्वारा इस नीलामी को रखने का असली मकसद दान करना है। चूंकि आप समुद्रिका के इंचार्ज हैं, तो क्या आप समुद्रिका के नाम पर कुछ पैसा गरीब पहाड़ी इलाकों को दान करने की योजना नहीं बना रहे हैं? यह सुनकर मेज पर बैठे सभी उद्योगपतियों का ध्यान विवान की ओर मुड़ गया। आन्या ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि जयवर्धन जानबूझकर विवान को निशाना बना रहा था। इस स्थिति में समुद्रिका को वास्तव में एक या दो चीजों पर बोली लगानी चाहिए, भले ही यह दान के लिए न हो। उसे कम से कम सबसे अमीर आदमी जयंत के प्रति सम्मान तो दिखाना ही चाहिए। विवान ने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, जल्दी नहीं है, जिन चीजों की मैं बोली लगाना चाहता हूं वे अभी तक आई नहीं हैं। जयवर्धन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट विवान, मुझे आपको याद दिलाना होगा, बोली लगाने के लिए केवल एक ही चीज बची है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं बिल्कुल यही चीज लेना चाहता था। विवान की आंखें चमक उठी जब उसने उस लड़की को देखा जो फिटिंग वाली ड्रेस पहने धीरे धीरे स्टेज की ओर चल रही थी। सही सही कहूं तो मैं लड़की के हाथ में ट्रे पर रखे नीलम के पेंडेंट को देख रहा था। मिस्टर विवान, यह चीज मेरे एक दोस्त के कलेक्शन से है। उन्होंने इसे खरीदने में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। क्या आप वाकई बोली लगाना चाहते हैं? जयवर्धन ने मन ही मन मजाक उड़ाया। उसके चेहरे पर ताने का भाव था। उन्होंने जिन 5 करोड़ का जिक्र किया है, वह आज रात की नीलामी की शुरुआती कीमत है। बोली जीतने के लिए वास्तव में कीमत कम से कम 7 करोड़ या 8 करोड़ तक होनी चाहिए। भले ही विवान अब समुद्रिका का प्रमुख है, फिर भी वे एक मामूली कर्मचारी ही है। अगर उसे बेच भी दिया जाए तो भी वे 7 या 8 करोड़ जैसी भारी कीमत नहीं जुटा पाएगा। विवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप एंकर द्वारा आखिरी चीज पेश करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही एंकर ने चीजों का परिचय देना शुरू किया, दर्शकों में मौजूद सभी रईस महिलाओं, सोशलाइट्स और वारिसों की आंखें चमक उठीं और वे बेहद उत्साहित हो गईं। हॉल में आखिरी टेबल पर बैठी अन्विता की आंखों में भी उदासी झलक रही थी। एंकर द्वारा 5.5 करोड़ की शुरुआती कीमत की घोषणा के बाद विवान ने सबसे पहले अपना पैडल उठाया। 13 करोड़ 14 लाख जैसे ही कीमत की घोषणा हुई, कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। इस स्थिति को देखकर एंकर भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। पिगस एक चीनी स्लैंग है जो भारत में समझ नहीं आता। इसे इंधड़ एनैंड बनाने के लिए हम भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े रोमांटिक नंबर कोड 7 जन्म 7 फेरे और 7 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वह सीन है सोई एन एजन तरीके से लिखा गया है। इस पेंडेंट की शुरुआती बोली 5.5 करोड़ थी, लेकिन विवान ने अपना पैडल उठाया और एक अजीब मगर भारी कीमत की पेशकश की। इन 7 करोड़ 77 लाख 7 लाए। जैसे ही यह कीमत गूंजी, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अनगिनत रईस लोगों ने चुपचाप अपनी बोली लगाने वाली पैडल नीचे कर दी। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई इतनी रकम खर्च नहीं कर सकता था। बात यह थी कि विवान ने जो कीमत बोली थी, उसके पीछे का इशारा बहुत गहरा था। इन 7 वहां मौजूद लोगों के बीच खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। इसने जानबूझकर 7 का आंकड़ा चुना है। हमारे यहाँ 7 का मतलब क्या होता है जानते हो? 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म। अरे हाँ, यह सिर्फ एक बोली नहीं है। वह पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहा है कि उसका और आन्या का साथ इस 7 जन्मों का है। उफ, यह तो सीधा शादी का प्रपोजल लग रहा है। मैं तो मर ही जाऊं अगर कोई मेरे लिए ऐसा करे। जलना बंद करो। क्या तुमने नहीं देखा कि उसके बगल में कौन बैठा है? आन्या, समुद्रिका ग्रुप की मालकिन। यह जोड़ी तो सच में रब ने बनाई है। 7 करोड़ 77 लाख सिर्फ एक मुस्कान के लिए। इसे कहते हैं असली आशिक। कुछ देर की चुप्पी के बाद हॉल में चर्चाओं का शोर गूंजने लगा। जब ये बातें अन्विता के कानों तक पहुंची, तो वे किसी खंजर की तरह उसके दिल में उतर गईं। 7 जन्म 7 फेरे, और असल में यह सब कुछ अन्विता का होना चाहिए था। विवान के साथ 7 जन्मों का वादा निभाने वाली अर्धांगिनी उसे होना चाहिए था, लेकिन अब वह जगह आन्या ने ले ली है। अन्विता को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, मानो उसकी छाती में कांटे चुभ रहे हों, जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसकी नज़र भीड़ में ढूंढती हुई विवान पर आकर रुकी, जो आन्या के बगल में बैठा था। विवान ने अपना सिर घुमाया और आन्या को एक प्यार भरी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, देख लो,
अब हम 7 जन्मों के लिए एक हैं। आन्या, मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। विवान की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। आन्या आखिरकार अपने सदमे से बाहर निकली। उसने हैरानी से विवान को घूरते हुए कहा, जान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने सच में इतना बड़ा शगुन डाल दिया? पैसा जरूरी नहीं है, जरूरी है तुम्हारा साथ। विवान की आंखें आन्या को देखते हुए गहरे प्यार से भरी हुई थीं। अगर 7 करोड़ में मुझे तुम्हारा 7 जन्मों का साथ मिलता है तो यह सौदा सस्ता है। उसके शब्दों पर आन्या शर्म से लाल हो गई। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जान, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके गाल लाल हो गए थे और विवान की ओर उसकी निगाहें मानो पिघल रही थीं। चीजें अपने आप में जरूरी नहीं हैं, जरूरी तो फीलिंग्स हैं। अगर तुम आसमान का तारा भी मांगती तो मैं उसे तुम तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लेता। विवान के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस विशाल बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया केवल आन्या तक ही सिमट गई थी। अंधड़ाम अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज विवान के ठीक सामने से आई, जहां जयवर्धन बैठा था। विवान और आन्या के इस 7 जन्मों वाले प्यार को देखकर वह अपनी जलन पर काबू नहीं रख सका और उसने अपने हाथ में मौजूद बोली लगाने वाली पैडल तोड़ दी। जैसे ही वह गुस्से में खड़ा होने वाला था, उसके पिता जयंत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम पहले ही हार चुके हो। भले ही तुम उस पेंडेंट की बोली जीत जाओ, लेकिन वो 7 जन्मों वाला वादा नहीं जीत पाओगे। जयंत के शब्दों ने जयवर्धन को चुप करा दिया। जलन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन उसके पिता के शब्दों ने उसे हकीकत का आईना दिखा दिया। हाँ, अगर वह विवान से ज्यादा पैसे लगाकर वह पेंडेंट खरीद भी लेता तो क्या फर्क पड़ता? क्या आन्या उसका मतलब समझती नहीं? आन्या के लिए तो विवान का 7-7-7 वाला इशारा ही सब कुछ था। उसे गहरी हार का एहसास हुआ। जयवर्धन ग्रुप का वारिस होने के नाते उसे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। यह पहली बार था जब उसे लगा कि प्यार की बाजी में वह बुरी तरह हार गया है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। 7 जन्म होंगे उसके, लेकिन यह जन्म तो मेरा है, उसने मन ही मन सोचा। वह अपने करियर में हार सकता है, लेकिन वह आन्या को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। 5 साल पहले जब वह पहली बार आन्या से मिला था, तभी से वह उसके प्यार में पागल था। पिछले 5 सालों में उसने अनगिनत बार आन्या के करीब आने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने उसे कभी भाव नहीं दिया। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब आन्या किसी और के साथ 7 फेरों के सपने देख रही है। 5 साल की तपस्या, क्या वह उसे यूं ही मिट्टी में मिलने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आन्या की शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके पास मौका है। एक छोटा सा झटका उसकी जिद नहीं तोड़ सकता। असली बाजीगर तो वही होता है जो हारकर भी जीतना जानता है। जयवर्धन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, यह किसी को नहीं पता था। इस समय आन्या थोड़ी चिंतित हो गई। उसे चिंता थी कि विवान इतनी बड़ी रकम 7.25 करोड़ का इंतजाम कैसे करेगा। आखिरकार यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। उसने चुपके से अपने बैग से न बैंक कार्ड निकाला और चुपके से विवान के हाथ में रख दिया। क्या हुआ? आन्या की इन हरकतों को देखकर विवान हैरान रह गया। आन्या ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मेरे अकाउंट में 6 करोड़ हैं, यही मेरी सारी सेविंग्स है। जरा रुको, मैं अपने दोस्तों से कुछ और पैसे उधार लेकर आती हूँ। बोलते बोलते वह वॉशरूम जाने के लिए उठी ताकि अपनी बेस्ट फ्रेंड दिशा को पैसे उधार लेने के लिए फोन कर सके। जरूरत नहीं सके। वह अभी खड़ी हुई थी कि विवान ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड उतना गरीब नहीं है जितना तुम सोचती हो। विवान को आन्या की ये मासूम हरकतें देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसी समय उसके दिल में एक सुकून भी महसूस हुआ। इस समय आन्या उस महंगे नीलम के पेंडेंट के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि इस बारे में सोच रही थी कि क्या विवान उसे खरीद सकता है। इससे पता चलता है कि आन्या घमंडी या सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। विवान को लगा कि उसने आन्या को पहचानने में गलती नहीं की थी। वह सचमुच सच्चा प्यार पाने की हकदार थी, लेकिन आन्या अब भी थोड़ी परेशान थी। अगर स्टाफ आकर विवान से अपना कार्ड स्वाइप करने को कहे और विवान उतनी रकम न चुका पाए, तो क्या वह सबके सामने शर्मिंदा नहीं हो जाएगा? अगर इस स्थिति में उसकी बेइज्जती होती, तो यह खबर पूरे इंदौर के हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती। उसे अपनी बदनामी की परवाह नहीं थी। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि विवान की नाक न कटे। कुछ ही देर बाद एंकर और उसका स्टाफ नीलम का पेंडेंट लेकर आए।
विवान ने पेंडेंट लिया और खुद उसे आन्या के गले में पहनाया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, हम यह तुम पर काफी जंच रहा है, इसलिए यह एक पैसे के लायक है। एंकर ने कहा, मिस आन्या, हीरो की कीमत होती है, लेकिन सच्चा प्यार अनमोल है। इन सर का आप पर इतना पैसा खर्च करने की इच्छा ही यह दिखाती है कि आप उनके दिल में कितनी खास जगह रखती हैं। आपको अपना जीवन साथी मिल गया, इसके लिए बधाई। शुक्रिया। आन्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जब उसने स्टाफ द्वारा निकाली गई कार्ड मशीन को देखा तो उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने चिंता भरी नजरों से विवान की ओर देखा, लेकिन विवान ने बड़े ही इत्मीनान से अपनी जेब से सोने की किनारी वाला एक काला बैंक कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। जब मशीन से बीप की आवाज आई और पता चला कि ट्रांजैक्शन सफल हो गया है, तो आन्या ने राहत की सांस ली। एंकर और स्टाफ के चले जाने के बाद आन्या ने विवान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जान, तुम्हारे कार्ड में अब कितने पैसे बचे हैं? मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा होना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर पूरी जिंदगी भी खर्च करें, तो भी शायद हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। विवान शांति से मुस्कुराया। अन्विता से तलाक लेने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया था, जिन्होंने उसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया था। यह कार्ड उसकी मां ने खास तौर पर उसके लिए बनवाया था। उसने सुना है कि यह किसी विदेशी बैंक का सबसे प्रीमियम कार्ड है, ऐसा कार्ड जो एक बहुत ऊंची सोशल हैसियत और दौलत के बिना नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं, उसकी मां हर साल उसके कार्ड में पैसे ट्रांसफर करती थी, हर बार कम से कम कई सौ करोड़ की रकम से शुरुआत करती थी। मिसाल के लिए, उसके 18वें जन्मदिन पर उसकी मां ने उसके खाते में 180 करोड़ रुपए जमा किए और उसके 19वें जन्मदिन पर उन्होंने 190 करोड़ रुपए जमा किए। ऐसा हर साल बिना किसी रुकावट के होता आया है। इतना ही नहीं, विवान को खुद भी नहीं पता कि उसके कार्ड में कितने पैसे बचे हैं, क्योंकि उसने सच में कभी बैलेंस चेक नहीं किया है। लेकिन यह पक्का है कि यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह तो को जयंत का ध्यान विवान के हाथ में मौजूद उस खास ब्लैक कार्ड पर गया। इंदौर के सबसे रईस आदमी होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। इसलिए जब उसने विवान को वह खास रुतबे वाला ब्लैक कार्ड निकालते हुए देखा, तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। इस कार्ड का क्या मतलब था, यह शायद वहां मौजूद अन्य लोगों को समझ न आए, लेकिन वह इसे बहुत अच्छी तरह जानता था। यह अब केवल दौलत का मामला नहीं रह गया था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत का प्रतीक था। प्रेसिडेंट विवान, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं, तो बेझिझक कहिएगा। जब तक यह जयवर्धन परिवार के बस में होगा, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। जयंत गंभीर मुद्रा में खड़ा हुआ, मेज पर रखा शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पी गया। इस कदम से अन्य बड़े अधिकारी सन्न रह गए। जयंत शराब से परहेज करते हैं, यह बात पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। आज अपनी बर्थडे पार्टी में भी उन्होंने केवल फलों का जूस पिया और शराब की एक बूंद भी नहीं छुई थी। लेकिन इस समय विवान के कारण जयंत ने सचमुच अपना नियम तोड़कर शराब पी ली। उनके द्वारा दिया गया यह इशारा इन चालाक लोगों की नज़र से नहीं बचा। हालांकि यह साफ नहीं है कि जयंत ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक बात पक्की है, विवान का परिवार साधारण नहीं है। इंदौर के सबसे अमीर आदमी जयंत को भी उसके साथ इतना सम्मान से पेश आना पड़ रहा है और उसकी जी हुजूरी करनी पड़ रही है। यह महसूस करते ही मेज पर बैठे सभी बड़े बिजनेसमैन खड़े हो गए और विवान के सम्मान में जाम टकराए। जयवर्धन यह सब देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अचानक विवान इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। क्या इसका कारण यह है कि विवान फिलहाल समुद्रिका का प्रमुख है? मगर इससे क्या, जयवर्धन ग्रुप समुद्रिका से कहीं बड़ी कंपनी है। जयंत कई सालों से शराब से दूर था, लेकिन अचानक एक ही बार में एक गिलास शराब पी लेने के बाद उसे तुरंत नशा महसूस होने लगा। मिस्टर विवान, उम्मीद है आपका वक्त अच्छा बीतेगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए अब मैं ज्यादा देर आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने विवान को माफी मांगती हुई मुस्कान दी, फिर अपने बेटे जयवर्धन को निर्देश दिया, जयवर्धन, प्रेसिडेंट विवान का अच्छे से ख्याल रखना। जी पिताजी। जयवर्धन ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता जयंत ने उसे इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की थी। बर्थडे बॉय जयंत के जाने के बाद विवान और आन्या भी ज्यादा देर नहीं रुके और वहां से चले गए। होस्ट होने के नाते जयवर्धन ने विवान और आन्या को होटल के बाहर तक पहुंचाया।
हालांकि उसे पता था कि उसका ऑफर ठुकरा दिया जाएगा। फिर भी जयवर्धन ने कहा, आन्या, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? इस बार आन्या के मना करने से पहले ही विवान ने जवाब दे दिया, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास गाड़ी है। प्रेसिडेंट जयवर्धन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शानदार डिजाइन और दमदार लुक वाली एक बेहद खास एस्टन मार्टिन काली स्पोर्ट्स कार अचानक विवान के सामने आकर रुकी। स्पोर्ट्स कारों का शौकीन होने के नाते जयवर्धन ने कार के मॉडल को लगभग तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे पर यकीन न करने वाले भाव छा गए। क्या यह बुगाटी ला वोइतुर नोयर है? जयवर्धन ने हैरानी से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। न सिर्फ वह, बल्कि आन्या भी सदमे में थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्पोर्ट्स कार न केवल बेहद महंगी है, बल्कि एक लिमिटेड एडिशन भी है, जिसकी दुनिया में केवल एक ही यूनिट मौजूद है। जान, क्या यह तुम्हारी कार है? आन्या ने कुछ हैरानी और शक के साथ विवान की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें अब सदमे और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हम विवान ने लापरवाही से सिर हिलाया। इसी पल ड्राइवर कार से बाहर निकला और बड़े सम्मान के साथ कार की चाबियां विवान को सौंप दी। मिस्टर विवान, मुझे बहुत खेद है कि खराब मौसम के कारण कार की डिलीवरी आपको इतनी देर से हुई, कर्मचारी ने माफी मांगते हुए समझाया। विवान ने चाबियां ली और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया। इतना कहने के बाद उसने पैसेंजर दरवाज़ा खोला और आन्या को अंदर आने का इशारा किया। दुनिया में मौजूद इकलौती इस सुपरकार में बैठने के बावजूद आन्या को अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। इस स्पोर्ट्स कार को, जिसकी दुनिया में केवल एक ही पीस बनाई गई थी, उसके बॉयफ्रेंड ने खरीदा था। वह आखिर कितना अमीर है? यह बात गौर करने लायक है कि इस स्पोर्ट्स कार की कीमत करीब 130 करोड़ रुपए है और ऑनलाइन इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली कार, इसे केवल एक बिजनेसमैन की अमीरी नहीं कहा जा सकता, यह सचमुच बेहिसाब दौलत है। कार का दरवाजा बंद करने के बाद विवान ने जयवर्धन की ओर मुड़कर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी हैरानी के भाव थे। प्रेसिडेंट जयवर्धन, हालांकि मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें से कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जयवर्धन ग्रुप उतना ताकतवर नहीं है जितना आप सोचते हैं। अगर आप केवल जयवर्धन ग्रुप के वारिस होने के नाते मेरी औरत को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दी सो जाएं और सपने देखना बंद कर दें। इतना कहने के बाद विवान जयवर्धन के चेहरे की हवाइयां उड़ते देख भी बेपरवाह होकर कार में बैठ गया। जैसे ही उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आन्या को होटल से दूर ले जाने लगा, तभी एक लड़की तेजी से होटल से बाहर भागी। यह अन्विता है। उसके पहुंचते ही विवान गाड़ी चलाकर जा चुका था। जैसे ही अन्विता ने बेपसी से आ भरी एक कार के हॉर्न ने उसका ध्यान खींचा। आवाज की दिशा में देखने पर उसे अपने पिता सुरेश की काली मर्सिडीज दिखाई दी। कार की खिड़की नीचे हुई और उसके पिता सुरेश ने कुछ उलझे हुए भावों के साथ उसे हाथ हिलाकर बुलाया। यह देखकर अन्विता तेजी से चलकर वहां पहुंची। जैसे ही वह कार में बैठी, उसने अपने पिता सुरेश को कुछ अजीब सी आवाज में कहते सुना, अन्वी, क्या तुम्हें ठीक ठीक पता है कि उस लड़के विवान के पास कितना पैसा है? अन्विता ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में विवान द्वारा चैरिटी नीलामी में उस नीलम के पेंडेंट को खरीदने के लिए 7 करोड़ 77 लाख खर्च करने का मंजर याद आ गया। अन्विता को सिर हिलाते देख सुरेश ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह अभी जिस कार को चला रहा था उसकी कीमत कितनी है? कार? कौन सी कार? यह सुनकर अन्विता कुछ हद तक हैरान रह गई। जब वह बाहर आई तो विवान गाड़ी लेकर जा चुका था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि वह किस तरह की गाड़ी चला रहा था। बुगाटी ला वोइतुर नोयर एक लिमिटेड एडिशन सुपरकार है जिसकी कीमत 130 करोड़ है, लेकिन यह सबसे जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि यह कार पूरी दुनिया में एक ही है। सुरेश की आवाज थोड़ी कांप रही थी, मानो वह बेहद उत्साहित हो। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? अन्विता को लग्जरी कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अनजाने में जवाब दिया, क्या इसका मतलब यह है कि वह बहुत अमीर है? बेवकूफ लड़की, दुनिया में इतने सारे अमीर लोग हैं, उनमें से कई लोग 100-200 करोड़ की लग्जरी कारें खरीद सकते हैं, लेकिन ये कार सिर्फ एक ही है और वो अब विवान के पास है। इसका मतलब है कि उसके संपर्क और ताकत बहुत ऊंचे स्तर के हैं। सुरेश ने बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है हमने विवान को कम आंका।
वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा अमीर और मजबूत बैकग्राउंड वाला इंसान है। हाँ, वह वाकई बहुत अमीर है। न केवल अमीर, बल्कि बहुत दिलदार भी, अन्विता ने आह भरते हुए कहा। वह शायद नीलामी में आज जो कुछ हुआ उसे कभी नहीं भूल पाएगी। असल में उसे विवान के बगल में खड़ी महिला होना चाहिए था, लेकिन अब वह जगह आन्या ने ले ली है। यह सोचकर अन्विता को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो और वह पछतावे से भर गई। नदी किनारे की सड़क, रिवर फ्रंट रोड। विवान आन्या को नदी के किनारे ड्राइव पर ले गया। कार के अंदर आन्या अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाई और धीरे से पूछा, जान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं? क्या तुम जानना चाहती हो? विवान ने कार की स्पीड धीमी की, आन्या की ओर मुड़कर देखा और फिर आन्या को चौंकाते हुए उसे वह सोने की किनारी वाला ब्लैक कार्ड थमा दिया। आन्या को विवान के इरादे समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाया और ब्लैक कार्ड ले लिया। विवान हंसते हुए बोला, पासवर्ड मेरी जन्मतिथि एकेन फर्ज है। अगर तुम जानना चाहती हो कि इसमें कितना बैलेंस है, तो तुम खुद चेक कर सकती हो। मुझे भी ठीक से नहीं पता। क्या एक बेहद अमीर इंसान ऐसा होता है? यह तो बेहिसाब दौलत है। आन्या बेहद भावुक हो गई। उसने बैलेंस चेक नहीं किया, बल्कि कार्ड विवान को लौटा दिया। विवान ने सीधे आगे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कार्ड अपने पास रखो। इसमें जो पैसा है उसे तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हो। आन्या एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर हंसते हुए चिढ़ते हुए बोली, जान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसमें जमा सारा पैसा ट्रांसफर कर लूंगी और इतनी बड़ी रकम लेकर भाग जाऊंगी? और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तुम उस तरह की इंसान नहीं हो। विवान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा बहुत भरोसेमंद था। फिर उसने आगे कहा, इसके अलावा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बस कह दो, और मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा जितने तुम चाहती हो। क्या यह किसी रईस शहजादे की दौलत का नशा है? मुझे अब समझ में आया कि इतनी सारी लड़कियां अमीर हीरो वाले नॉवेल पढ़ना क्यों पसंद करती हैं। आन्या की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसने ब्लैक कार्ड को विवान के सूट की जेब में वापस डाल दिया। हालांकि मेरे पास पहले से ही पैसा है, भले ही मेरे जान जितना नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए काफी है। इसकी तुलना में मैं अपने विवान को अपने रईस बॉयफ्रेंड के रूप में पाकर कहीं ज्यादा खुश हूं। इतना कहने के बाद आन्या ने झुककर विवान के गाल पर किस किया। जान, मुझे तुम्हारा दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। थैंक यू। जिस तोहफे का वह जिक्र कर रही थी, वह निश्चित रूप से उसके गले में लटका हुआ नीलम का पेंडेंट था, जो अमर प्रेम का प्रतीक था। उसने पेंडेंट की कीमत से ज्यादा उसकी भावनाओं को अहमियत दी। यह विवान का तोहफा था। यह न केवल बहुत कीमती था, बल्कि इसका बहुत गहरा मतलब भी था। 1 घंटे बाद दोनों रिवरफ्रंट विला में लौट आए। विला में वापस आकर विवान ने सोचा कि दोनों हमेशा की तरह अपने अपने कमरों में सोने चले जाएंगे, लेकिन ऊपर जाते ही आन्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने आन्या को सवालिया नजरों से देखा तो पाया कि आन्या ने अपना सिर थोड़ा झुका रखा था और उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा, जान, क्या मैं आज रात तुम्हें गले लगाकर सो सकती हूं? हम। यह सुनकर विवान ने हल्का सा गला साफ किया और बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। दोनों एक के बाद एक मास्टर बेडरूम में दाखिल हुए। विवान ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, फिर आन्या को पीछे से गले लगा लिया। आन्या का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। रोमांस का माहौल धीरे धीरे गहराने लगा। उनके शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। आन्या का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और वह ऐसे शांत खड़ी रही मानो वह अपनी जगह पर जम गई हो। उसका कोई विरोध न करना एक तरह के इशारे की तरह विवान को और भी साहसी बना दिया। विवान ने आन्या के कंधों को पकड़ा और धीरे से उसे अपनी ओर घुमाया। फिर आन्या की शर्मिली निगाहों के बीच विवान ने अपना सिर झुकाया और पूरे अधिकार के साथ आन्या के होठों को चूम लिया। वह अचानक हुए इस प्यार भरे हमले से हैरान होकर आन्या के मुंह से एक हल्की सी आह निकली, मानो उसकी सारी ताकत अचानक गायब हो गई हो और वह विवान की बाहों में गिर पड़ी। विवान ने आन्या को राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने सिर झुकाकर खुद को सहारा दिया। उसकी निगाहें आन्या की नशीली आंखों पर टिकी हुई थीं। आन्या, क्या तुम ठीक हो? हम। आन्या ने शर्माते हुए सिर हिलाया और घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। आन्या की रजामंदी से विवान अपने जज्बातों को और रोक नहीं सका। जैसे ही रोमांस गहराने लगा, अचानक उसका फोन बज उठा। विवान ने इसे इग्नोर कर दिया,
ऐसे समय में वह किसी के भी फोन का जवाब नहीं देना चाहता था। हालांकि उसके फोन की घंटी बजना बंद होने के बाद आन्या के फोन की घंटी भी बजने लगी। मोबाइल फोन की तीखी रिंगटोन ने उस खूबसूरत माहौल में खलल डाल दिया। विवान थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और आन्या भी काफी गंभीर हो गई थी। उसने बिना जोर डाले या उसे धक्का दिए धीरे से अपना हाथ विवान के कंधे पर रखा और बस सवालिया लहज में पूछा, थोड़ा इंतजार कर ले तो कैसा रहेगा? ठीक है। चूंकि आन्या पहले ही यह बात कह चुकी थी, इसलिए विवान ने उसे नहीं रोका। हालांकि रंग में भंग पड़ गया था और विवान थोड़ा उदास महसूस करने लगा। आन्या ने विवान की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराई, फिर अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही सान्या की रोती हुई आवाज फोन पर सुनाई दी। आन्या, मेरे पापा को अभी अभी इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। क्या तुम अस्पताल आ सकती हो? क्या यह गंभीर मामला है? डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और शायद उन्हें बचाया न जा सके। मुझे पता है कि मुझे आपको आने के लिए नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह शांति से इस दुनिया से चले जाएं। सुरेंद्र बॉस की मौत की खबर सुनकर आन्या चुप हो गई। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आ रही हूं। शुक्रिया। आन्या के आने की बात सुनकर सान्या ने तहे दिल से उसका आभार माना। कॉल खत्म हो गई। आन्या ने माफी मांगते हुए विवान की तरफ देखा। वह कुछ समझाने ही वाली थी कि विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? आवाज इतनी साफ थी कि उसे न सुनना मुश्किल है। विवान ने बेबसी से कंधे उचका दिए। शुरू में उसे उस फोन कॉल को लेकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि फोन सान्या का था और यह उसके पिता सुरेंद्र बॉस से जुड़ा था, तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। रोमांस के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन अगर सुरेंद्र बॉस की मौत हो जाती है और आन्या उसकी वजह से उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाती है, तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। दोनों विला से निकले और विवान ने आन्या को लेकर अपनी शानदार बुगाटी लावोइतुर नोयर कार को तेजी से दौड़ाया और आधे घंटे से भी कम समय में उस प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए जहां सुरेंद्र बॉस भर्ती थे। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि विक्की बॉडीगार्ड अस्पताल के गेट पर उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को पास आते देख विक्की तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। छोटे मालिक विवान, मिस आन्या। विक्की का रवैया बहुत विनम्र था, जो विवान से पिछली मुलाकातों के बिल्कुल उलट था। उसने झुककर और सिर हिलाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर मुड़कर उन्हें लिफ्ट की तरफ ले गया। कुछ देर बाद वे तीनों ऑपरेशन रूम के बाहर पहुंच गए। ऑपरेशन रूम के बाहर सान्या एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह लगातार आंसू पोंछ रही थी। कभी लाड़ प्यार में पली बढ़ी वह नाजुक लड़की मौत के डर के सामने काफी मुरझाई हुई सी लग रही थी। कदमों की आहट सुनकर सान्या ने आन्या और विवान की ओर देखा। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, मजबूत दिखने की कोशिश की और उन दोनों का स्वागत किया। आप आ गए। हम। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाहें बंद ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थीं और उसने इसके बाद कुछ नहीं कहा। ऑपरेशन रूम के अंदर डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन रूम के बाहर तीनों चुप रहे। पूरे 1.5 घंटे बाद आखिरकार ऑपरेशन रूम का दरवाज खुला। इसके तुरंत बाद ऑपरेशन रूम से एक स्ट्रेचर बाहर लाया गया। सुरेंद्र बॉस स्ट्रेचर पर आंखें बंद करके लेटे हुए थे। वह अभी भी बेहोश थे, शायद इसलिए क्योंकि एनेस्थीसिया का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और बेबसी से आह भरी, इस बार तो हम उन्हें बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अगली बार शायद। थैंक यू डॉक्टर। सान्या ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और फिर 2 नर्सों के पीछे पीछे स्ट्रेचर को वापस वार्ड में ले गई। नर्स के जाने के कुछ ही समय बाद बेहोश पड़े सुरेंद्र बॉस को धीरे धीरे होश आने लगा। वे दर्द से जागे और जागते ही उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वार्ड में मौजूद तीनों लोगों को देखते ही सुरेंद्र बॉस की तनी हुई भौहें अचानक ढीली पड़ गईं। उन्होंने उन तीनों की ओर मुस्कुराते हुए बेपरवाही का दिखावा करते हुए पूछा, आप सब यहाँ क्यों हैं? पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सान्या नीचे बैठ गई और सुरेंद्र बॉस के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रो मत, मैं अभी मरा नहीं हूं। सुरेंद्र बॉस ने अपना हाथ उठाया और धीरे से सान्या के हाथ को थपथ पाया, लेकिन उनकी निगाहें पास ही खड़ी आन्या पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में एक उलझा हुआ भाव था, मानो वे कुछ कहना चाहते हों। यह देखकर विवान ने पहल की और सान्या को वार्ड से बाहर ले गया, जिससे सुरेंद्र बॉस
और आन्या को अकेले बात करने का समय मिल सके। विवान और सान्या के वार्ड से चले जाने के बाद सुरेंद्र बॉस ने धीरे से आह भरी और कमजोर आवाज में पूछा, क्या सान्या ने तुम्हें बुलाया था? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। सुरेंद्र बॉस ने हंसते हुए कहा, सान्या का स्वभाव थोड़ा बचकाना है, उसकी बातों को ज्यादा दिल पे मत लेना, मैं बाद में उससे ठीक से बात कर लूंगा। आन्या ने भौहें चाड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे और उसके बीच क्या होता है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। मैं ठीक हूं। सुरेंद्र बॉस ने फीकी हंसी हंसी। यह सुनकर आन्या का चेहरा और भी गंभीर हो गया। तुम मरने ही वाले हो, मेरे लिए मौत एक राहत हो सकती है। मैं इन सभी सालों में बहुत थक गया हूं और मुझे तुम्हारी मां की बहुत याद आती है। शायद जब मैं मर जाऊं तो मैं उसे फिर से देख सकूं। सुरेंद्र बॉस की निगाहें आन्या की ओर देखते हुए गहरी होती गई, मानो वे आन्या के जरिए किसी और को देख रहे हों। तुम अब भी उतने ही मतलबी हो जितने पहले थे। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद सान्या का क्या होगा? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा? आन्या पूछना चाहती थी, क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? लेकिन उसने अपने शब्दों को गले से नीचे उतार लिया। हालांकि गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन दोनों ने एक साथ बहुत कम समय बिताया था और सच में उसे अपने पिता के लिए ज्यादा लगाव महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहना उसके लिए बेहद मुश्किल था। आन्या की यह बात सुनकर सुरेंद्र बॉस ने राहत भरी मुस्कान दी। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, एक इशारा ही उनके समझने के लिए काफी होता है। आन्या, मैंने इन सभी सालों में तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैंने एक पिता के रूप में अपना फर्ज पूरा नहीं किया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन शायद मैं इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा। सुरेंद्र बॉस की आंखों के कोने लाल हो गए थे। एक मर्द आसानी से आंसू नहीं बहाता जब तक कि उसका दिल सचमुच टूट न गया हो। अस्पताल के बिस्तर पर बेहद कमजोर हालत में लेटे हुए सुरेंद्र को देखकर आन्या को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसने हल्के से अपने होंठ काटे और लंबी चुप्पी के बाद पूछा, अगर आप समय में पीछे जा सकते तो क्या आप तब भी मेरी मां और मुझे छोड़ देते? सुरेंद्र ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन पक्के इरादे के साथ कहा, अगर मैं सचमुच अतीत में लौट सकता तो मैं छोटे से कस्बे में ही रहकर अपना करियर बनाना चुनता। मैं तुम्हारी मां को शहर लाकर इतनी मेहनत नहीं करवाता। इतना कहने के बाद उन्होंने एक लंबी आह भरी और सफेद छत की ओर देखा। उस पल उनके विचार अतीत की ओर लौटने लगे। आखिरकार अब जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस समय संतुष्ट रहना सीख लिया होता तो शायद मेरा 3 लोगों का परिवार उस छोटे से शहर में एक अच्छा जीवन जी रहा होता। सुरेंद्र के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। संतोष से सुख मिलता है, अपने प्रियजन के साथ रहने से बढ़कर कोई सुख नहीं है। बदकिस्मती से उन्हें इसका एहसास थोड़ा देर से हुआ। अब उसकी प्रेमिका बहुत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है और वह भी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वार्ड के बाहर सान्या ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुप रही और जमीन को खाली नजरों से देखती रही। उदासी की एक परत ने उसे घेर लिया था। विवान उसके पास जाकर उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन इस स्थिति में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे करे। वह कैसे सांत्वना दे? उसके पिता अभी जिंदा हैं। डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिता के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। जैसे ही विवान सान्या को संभालने के बारे में सोच रहा था, सान्या ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और लाल आंखों से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? विवान मना करना चाहता था, लेकिन सान्या की बेहद उदास सूरत देखकर वह ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ठीक है। काफी देर बाद विवान ने आखिरकार सिर हिलाया। जैसे ही उसने सिर हिलाया, सान्या ने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। उसने बिना कुछ कहे दोनों हाथों से विवान की कमर को कसकर पकड़ लिया और विवान की बाहों में धीरे धीरे सिसकने लगी। विवान की शर्ट जल्दी ही आंसुओं से भीग गई। लगभग आधे घंटे बाद वार्ड का दरवाजा खुला। आन्या लाल आंखों के साथ बाहर आई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने विवान और सान्या को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा। आन्या, गलत मत समझो। जब आन्या ने उसे सान्या को गले लगाते हुए देखा तो विवान घबरा गया। वह समझाना चाहता था, लेकिन सान्या पहले ही उसकी बाहों से बाहर निकल गई। उसने घबराए हुए दिख रहे विवान पर एक नजर डाली और उसके दिल में उदासी की एक लहर दौड़ गई। फिर वह आन्या की ओर मुड़ी और धीरे से समझाया, गुस्सा मत होना, मैंने ही इसे पहले गले लगाया था। मैं नाराज नहीं हूं।
आन्या ने सान्या को गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह मुड़ी और लिफ्ट की ओर चल पड़ी। यह देखकर विवान तुरंत उसके पीछे दौड़ा। विवान को बिना किसी झिझक के आन्या की ओर दौड़ते देख सान्या के दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह बेसब्री से चाहती थी कि विवान उसके साथ रहे, लेकिन वह जानती थी कि वह इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। वह विवान को समझती थी। वह जानती थी कि वह रिश्तों में बेहद वफादार इंसान था। एक बार जब विवान किसी महिला को अपना मान लेता है, तो वह अन्य सभी महिलाओं से खुद दूरी बना लेता है। जब उसने अन्विता से शादी की थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। विवान, विवान, मुझे तुम्हें शुरुआत में उकसाने का अफसोस है। अगर मुझे पता होता कि हमारा अंत ऐसा होगा, तो मैं तुम्हें कभी प्यार न करना ही बेहतर समझती। लेकिन जज्बातों पर मेरा कोई जोर नहीं है। जैसे जैसे विवान की आकृति धीरे धीरे दूर होती गई, सान्या ने कड़वी मुस्कान के साथ चुपचाप आंसू बहाए। अस्पताल से निकलने के बाद विवान आन्या को वापस रिवरफ्रंट विला तक ले गया। कार में बैठी आन्या ने चुपचाप अपना सिर खिड़की से बाहर देखने के लिए घुमाया। काफी देर तक सोचने के बाद विवान ने आखिरकार पहल करते हुए समझाया, आन्या, अभी जो हुआ वो गलतफहमी थी। सान्या बहुत परेशान है। विवान के बोलने से पहले ही आन्या ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जान, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं नाराज नहीं हूं। यह सुनकर विवान ने समझदारी से बात बदल दी और चिंता से पूछा, तुम कुछ उदास लग रही हो। क्या यह अंकल सुरेंद्र की वजह से है? मेरा दिमाग इस समय पूरी तरह से उलझन में है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आन्या ने अपना सिर घुमाया और विवान की ओर विनती भरी नजरों से देखते हुए कहा, जान, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? मुझे उनका सामना कैसे करना चाहिए? मुझे सान्या का सामना कैसे करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद विवान ने धीरे से कहा, इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो। मेरी सलाह है कि अपने दिल की सुनो। कुछ देर रुकने के बाद विवान ने कहा, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच लेना ताकि भविष्य में तुम्हें पछतावा न हो। मैं उनसे बहुत नफरत करती थी। मैं उनसे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने मेरी मां को छोड़ दिया था, और मुझे इस बात से भी नफरत थी कि मेरी मां की मौत हुई, न कि उनकी। आन्या ने अपना सिर नीचे झुकाया और बड़बड़ाई, मुझे नहीं पता कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी या नहीं, लेकिन वो सचमुच मरने वाले हैं। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं नहीं चाहती कि वो अभी मरें। आन्या, कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं। अंकल सुरेंद्र की सेहत का तुम्हारी प्रार्थनाओं से कोई लेना देना नहीं है, और तुम इस लिखे हुए को बदल नहीं सकती। विवान ने कार की गति धीमी की और उसे प्यार से दिलासा देते हुए कहा, हमारे माता पिता एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनके बच्चों के रूप में हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अच्छे से जिए, उनके दिए प्यार को संजो कर रखें और आगे बढ़ते रहें। मुझे विश्वास है कि स्वर्ग में बैठी तुम्हारी मां नहीं चाहेंगी कि तुम दुख और खुद को कोसने में अपनी जिंदगी बिताओ। आन्या चुप रही। विवान ने धीरे से आह भरी और उसे समझाते हुए कहानियां, आज को संजो कर रखो और पल पल जियो। अंकल सुरेंद्र अभी भी यही हैं। इस दौरान उनके साथ ज्यादा समय बिताओ। मुझे लगता है कि उन्हें तुमसे बहुत कुछ कहना है। आन्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उस रात विवान आन्या के कमरे में नहीं गया। वह जानता था कि आन्या को कई चीजों के बारे में खुद सोचना होगा, जिसमें यह भी शामिल है कि उसे अपने पिता सुरेंद्र का सामना कैसे करना चाहिए। उसी समय नेपाल की राजधानी के केंद्र में एक ऊंची कमर्शियल इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर, छोटी बहन, मुझे पता है मैं गलत था। यह मेरी गलती थी। जब तुम यहां नहीं थी, तब मुझे तुम्हारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कृपया कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। सूट और टाई पहने एक युवक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। उसके घुटने खून से लथपथ थे और उसकी पैंट लगभग पूरी तरह से खून से लाल हो गई थी। इसके बावजूद उसने अपने टूटे हुए पैरों के दर्द को नजरअंदाज किया और बॉस की कुर्सी पर बैठी लड़की के सामने घुटने टेककर दया की भीख मांगता रहा। युवती ने लाल रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था। वह बड़े सलीके से अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी थी और उसके हाथ में एक गिलास महंगी रेड वाइन थी। बड़ा भाई, भाई शब्द सुनते ही लड़की की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल के गिलास को घुमाया, लेकिन तभी उसके मन में किसी और आदमी का चेहरा उभर आया। भाई शब्द तुम्हारे लिए अपमानजनक है। लड़की उठी और चलकर उसके पास गई और अपने गिलास से शराब उस युवक के सिर पर उड़ेल दी।
मुझे नफरत है जब लोग मेरी चीजों को छूते हैं। जिस पल तुमने मेरी कंपनी पर नजर डाली, उसी पल तुम्हारी किस्मत तय हो गई थी। छोटी बहन, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनकर युवक का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने लड़की के कपड़े पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की ने फुर्ती से उसे चकमा दे दिया। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, ये बहुत घिनौना है, तुम्हें पता है ना। लड़की के चेहरे पर नफरत के भाव थे। उसने दरवाजे पर खड़े काले कपड़े पहने अंगरक्षक को आंख मारी। अंगरक्षक समझ गया और तुरंत पास आया, अपनी कमर से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और बिना किसी झिझक के युवक के सिर के पिछले हिस्से पर गोली चला दी। फुफकार, गोली खोपड़ी को भेदते हुई अंदर घुस गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जमीन पर पड़े बेजान युवक को देखकर लड़की ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, उसे बाहर खींचो और साथ ही कालीन भी बदल दो। जी मैडम। अंगरक्षकों ने युवक के शव को उठाया और चले गए। कुछ देर बाद एक सफाईकर्मी महिला कालीन बदलने के लिए आई। लड़की फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर के रात के नज़ारे को देख रही थी। लेकिन जिस खूबसूरत चेहरे के लिए वह पागल थी, वह बार बार उसके दिमाग में उभर रहा था। विवान, जब ग्रुप पर मेरा पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो मैं आपको यहां ले आऊंगी। उस समय मैं चाहती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। अगले दिन विवान सुबह जल्दी उठा और नाश्ता तैयार करने लगा। आन्या के खाना खत्म करने के बाद विवान गाड़ी से सुरेंद्र के अस्पताल की ओर चल पड़ा, यह समझते हुए कि यह ऑफिस जाने का रास्ता नहीं है। आन्या ने कुछ सवालिया नजरों से विवान को देखा। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन विवान ने उसके शक को भांप लिया था। उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, कंपनी में मैं सब कुछ खुद संभाल सकता हूं। तब तक तुम अस्पताल में अंकल सुरेंद्र के साथ रहने पर ध्यान दे सकती हो। जो सफाई जैसा लग रहा था, असल में वह आन्या को बाहर निकलने का रास्ता देने का एक तरीका था। आन्या आमतौर पर ऑफिस में बिजनेस सूट पहनती है, लेकिन आज उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, जिससे यह साफ पता चलता है कि वह आज ऑफिस नहीं जाना चाहती थी। बिना पूछे ही विवान को पता था कि आन्या सुरेंद्र बॉस को लेकर चिंतित थी, जो बिस्तर पर गंभीर हालत में थे। लेकिन वह इतनी झिझक महसूस कर रही थी कि पहल करके उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। विवान ने उसके विचारों को समझ लिया और उसे एक बहाना दे दिया। चूंकि विवान ने पहले ही कह दिया है, इसलिए मैं उसकी बात मानकर अगले कुछ दिनों तक उनकी देखभाल में मदद करने के लिए अस्पताल जाऊंगी। आन्या तुरंत मान गई। उसके चेहरे के भावों से ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी नानुकुर कर रही है, पर असल में वह जाना चाहती थी। विवान मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने आन्या को यह ज़ाहिर नहीं होने दिया। आन्या को अस्पताल छोड़ने के बाद विवान कार से बाहर नहीं निकला। उसने उससे कहा, आन्या, मैं काम खत्म होने के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ठीक है, तो मैं कंपनी की जिम्मेदारी आपको सौंप देती हूं। जान। आन्या ने सिर हिलाया। कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। गर्मी का मौसम होने के कारण बाहर का तापमान काफी गर्म और उमस भरा था। विवान मुस्कुराया, हाथ हिलाया और आन्या को जल्दी से अस्पताल जाने का इशारा किया। आन्या को अस्पताल के गेट से अंदर जाते देख विवान अपनी कार को घुमाकर कंपनी की ओर जाने ही वाला था। अचानक उसकी नज़र एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। सान्या काफी थकी हुई लग रही थी। सान्या ने विवान पर ध्यान ही नहीं दिया। वह भावहीन चेहरे के साथ हाथ में नाश्ते का पैकेट लिए अस्पताल के गेट की ओर चल पड़ी। सान्या की थकी हारी सूरत देखकर विवान को उस पर थोड़ी दया आई, लेकिन अंत में उसने पहल करके उसे आवाज नहीं दी। समुद्रिका ऑफिस पहुंचते हुए विवान की सेक्रेटरी कंपनी में 10 मिनट पहले पहुंच गई थी। विवान के बैठते ही उसकी सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। कोई बात है क्या? विवान ने सेक्रेटरी की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। प्रेसिडेंट विवान, कंपनी के R&D डिपार्टमेंट की जूही मैम ने इस्तीफा दे दिया है। यह उनका रेजिग्नेशन लेटर है। उन्होंने मुझसे यह आपको भी देने का अनुरोध किया है। सेक्रेटरी ने आकर विवान के सामने मेज पर एक इस्तीफा और एक बंद लिफाफा रख दिया। इस्तीफा? क्या उन्होंने कोई कारण बताया? विवान कुछ हद तक हैरान था। जूही मैम को उसकी मां ने इंदौर आने का इंतजाम किया था। वह पहले वर्मा ग्रुप में काम करती थीं, लेकिन अन्विता से तलाक के बाद उन्होंने समुद्रिका में नौकरी बदल ली। जूही मैम के इस्तीफे को कितना समय हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्रिका में उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो? सेक्रेटरी ने समझाया। जूही मैम ने कहा कि उनके इस्तीफे के सभी कारण इस लेटर में लिखे हुए हैं,
प्रेसिडेंट विवान पत्र पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। विवान ने हल्के से सिर हिलाया और वह खत खोला जो जूही मैम ने खास तौर पर उसके लिए छोड़ा था। खत में जूही मैम की जानकारी के साथ साथ उनके शुरुआती सालों में मिली आर्थिक मदद के कुछ सबूत भी शामिल थे। उन्हें स्पॉन्सर करने वाली कोई और नहीं बल्कि विवान की मां मेनका थी। विवान की मां द्वारा दी गई मदद का आभार जताने के लिए वह इंदौर आईं और वर्मा परिवार के बिजनेस में शामिल हो गईं। उन्होंने 5 साल एक नई तरह की बीपी पूर्ण अजहर की दवा बनाने में बिताए, जिससे वर्मा ग्रुप को इंदौर में अपनी मजबूत पहचान बनाने में मदद मिली। उन्हें लगा था कि वे सम्मान के साथ रिटायर हो सकती हैं, लेकिन अचानक विवान और अन्विता का तलाक हो गया। इसलिए जूही मैम ने तुरंत समुद्रिका ज्वाइन कर ली और मौजूदा नई दवा को बेहतर बनाया और कम साइड इफेक्ट्स वाली नई दवा का फॉर्मूला समुद्रिका को दे दिया। साफ तौर पर कहें तो यह विवान को उस समय दिखाई गई दया का बदला चुकाने के लिए सौंपा गया था। खत के मुताबिक जूही मैम ने एहसान चुकाने का अपना फर्ज पूरा कर लिया है और अब वह अपने सपनों को पूरा करने जा रही हैं। विवान ने अपने हाथ में रखा खत नीचे रख दिया और अपनी सेक्रेटरी को निर्देश दिया, मैं जूही मैम के इस्तीफे पर साइन कर दूंगा। जाओ और फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता दो कि नई दवा से होने वाले सालाना मुनाफे का 10% जूही मैम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या? सेक्रेटरी विवान के इस फैसले से हैरान रह गई। प्रेसिडेंट विवान, क्या आप पक्का हैं? किसी नई दवा से होने वाले सालाना मुनाफे का 10% कोई छोटी रकम नहीं है। जूही मैम को यही मिलना चाहिए था। विवान मुस्कुराया, उसका रवैया बहुत पक्का था। उसकी नज़र में हालांकि किसी नई दवा पर 10% सालाना रिटर्न काफ़ी अच्छा है, लेकिन यह जूही मैम की तुलना में कहीं कम महत्वपूर्ण है। जूही मैम एक काबिल और उसूलों वाली इंसान है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे लोगों से व्यवहार करते समय समझदारी इसी में है कि आप एक अच्छी छाप छोड़ें ताकि भविष्य में सहयोग के और मौके मिल सकें। जी सर, मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता देती हूँ। हालांकि सेक्रेटरी विवान के फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन बॉस का ऑर्डर होने के नाते उसके पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। सेक्रेटरी के जाने के बाद विवान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और नई दवा को आधिकारिक तौर पर बाजार में लॉन्च करने का आदेश जारी किया। जब मीटिंग खत्म हुई तब तक दोपहर हो चुकी थी। वह अभी अपने केबिन में लौटा ही था कि उसे आन्या से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जान, लंच का टाइम हो गया है, चाहे तुम कितने भी बिजी क्यों न हो, खाना खाना याद रखना। आन्या के प्यार भरे मैसेज को देखकर विवान के होठों पर अपने आप ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर तक व्हाट्सएप पर आन्या से चैट करने के बाद सेक्रेटरी एक 5 स्टार होटल से पैक किया हुआ लंच लेकर अंदर आई। विवान ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर काम पर लौट गया। शुरू में उसका काम ज्यादा नहीं था, वह इसे आसानी से एक सुबह में ही खत्म कर सकता था। लेकिन आन्या हर दिन अस्पताल में रहती थी और उसका काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए लाजमी है कि यह काम विवान को ही करना पड़ा। जब तक उसने काम खत्म किया तब तक अंधेरा हो चुका था। विवान ने घड़ी पर एक नज़र डाली और चौंक गया, 7 बज चुके थे। बिना किसी देरी के विवान ने अपना लैपटॉप बंद किया और सीधे उस प्राइवेट अस्पताल की ओर गाड़ी दौड़ाई जहां सुरेंद्र बॉस भर्ती थे। अस्पताल पहुंचते ही विवान ने आन्या को एक मैसेज भेजा। कुछ ही देर बाद आन्या बाहर आती नजर आई। हालांकि विवान को हैरानी हुई कि आन्या के साथ सान्या भी थी, जो काफी मुरझाई हुई लग रही थी। दोनों साथ साथ अस्पताल के गेट से बाहर निकले और उसकी तरफ चल पड़े। विवान ने कुछ उलझन भरी नजरों से सान्या को देखा, फिर आन्या की ओर देखकर पूछा, आन्या, क्या बात है? आन्या ने बताया, सान्या 3 दिनों से अस्पताल में है। मुझे चिंता है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं उसे आराम करने के लिए अपने घर ले जाना चाहती थी और हम कल सुबह साथ में आएंगे। विवान ने आन्या के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन चूंकि उसकी सुपरकार में केवल एक ही पैसेंजर बैठ सकता था, इसलिए विवान ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, यह मुमकिन है, लेकिन मेरी कार में केवल एक ही सीट खाली है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसके लिए दूसरी कार बुलानी चाहिए? आन्या के कुछ बोलने से पहले ही सान्या ने विवान को घूरते हुए थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं, तो सीधे सीधे कह दो। ऐसा तो है नहीं कि मुझे तुम्हारे घर जाना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। यह सुनकर विवान का सिर घूमने लगा और वह तुरंत कार से बाहर निकल गया। आन्या, तुम सान्या को गाड़ी से ले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगा। आन्या ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
आन्या और सान्या को गाड़ी में जाते हुए देखने के बाद विवान टैक्सी बुलाने ही वाला था कि तभी अचानक अस्पताल के नीचे एक पेड़ की छाया से एक परछाई तेजी से निकली, जिससे वह चौंक गया। उसका चेहरा साफ देखने के बाद विवान ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अन्विता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक सामने आने वाली यह औरत विवान की एक्स वाइफ अन्विता के अलावा और कोई नहीं थी। विवान को लगा था कि उसने अन्विता को पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्विता दोबारा उससे मिलने आएगी। विवान की आंखों में चिढ़ और झुंझलाहट देखकर अन्विता के चेहरे पर दुख के भाव दिखाई दिए। विवान, परेशान मत हो, मैं तुमसे दोबारा रिश्ता जोड़ने की बात करने नहीं आई हूं। बस एक बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं। मुझे तुम्हारे मामलों में दखल क्यों देना चाहिए? यह सुनकर विवान की पहले से तनी हुई भौहें और भी तन गईं। विवान के रूखे रवैये को नजरअंदाज करते हुए अन्विता ने हिम्मत करके कहा, समर को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा।